Students, today we will solve question number 3rd, 4th and 7th of exercise 8.2 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is comparing quantities. Students, हमने इस चैप्टर में अभी तक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पढ़े थे, जीएसटी वेट टाइप के क्वेश्चन थे वहाँ पे। अब हम जो पढ़ने वाले क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो मेनली जो फोकस किया गया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया गया है, सीआई पर। ठीक है, तो इसको समझते हैं ना, पहले इसका बेसिक समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो डीपली आपको समझाते हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है ना। देखो बेटा, आमतौर पे क्या होता है, हम जब भी कोई पैसा अपना बचाना चाहते हैं और उस पर कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम कहाँ की ओर देखते हैं? बैंक की ओर देखते हैं, क्योंकि बैंक पे हमें ट्रस्ट होता है कि ये गवर्नमेंट का है और इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम पैसे जमा करेंगे तो सिंपल सी बात है, कुछ पैसा हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी और को देंगे तो वहाँ पे थोड़ा भरोसा कम रहता है ना, ऐसा हो जाता है अक्सर। तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का, फिर उसके बाद हम इसको सीखते हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक में रुपए जमा कराने के 5000 रुपीज़। बेटा, आप कभी भी बैंक में जब रुपए जमा कराने जाते हैं ना, तो बैंक जो आपने रुपए जमा किए उनको भी इन्वेस्ट करता है कहीं और जगह, किसी और को देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप अगर बैंक में कुछ रुपए जमा कर रहे हो तो इसके बदले में बैंक आपको, जब आप इस पैसे को वापस लोगे तब आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा। सिंपल सी बात है भाई, हम किसी को रुपीज़ दे रहे हैं और बाद में भी 5000 रुपीज़ ही हमें वापस करे तो फ़ायदा क्या हुआ रुपये वहाँ रखने का, है ना। आप सोचिए खुद ही इस बात को। तो ऐसे ही बैंक में अगर आप रुपये जमा करते हो कभी भी, तो बैंक में क्या होता है कि आपको वापस से जब आप लेने जाते हो, अच्छा आप कितने दिन भी रख लो, उस पर आपको कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिलेगा बैंक के रूल के अकॉर्डिंग। तो बेटा, अगर आप मान लो आप 5000 रुपीज़ जमा करने जा रहे हो, तो इस मनी को, क्योंकि आपका पैसा है, आप इसको जमा करने जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, मेन मनी या मूलधन बोलते हैं इसे हिंदी में। तो प्रिंसिपल बोल सकते हो, जो मेन मनी होती है। ठीक है, तो आप जिस पैसे को जमा करते हो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। या अगर आपने मनी बैंक से ले ली या किसी से ले लिया उधार, तब भी उसको प्रिंसिपल ही बोलते हैं। तो ये तो बात होगी किसकी? प्रिंसिपल की। अब बैंक में आप रुपये जमा कर रहे हो तो हमेशा क्या होगा बेटा, बैंक बोलेगा कि मैं आपको कितना रुपये एक्स्ट्रा दूं। ये वो किस लैंग्वेज में बात करता है? ये वो उस लैंग्वेज में बात करता है, परसेंटेज की बात करता है। अब ये याद नहीं रखता कि आप हर बार ये याद रखें कि 5000 हो और वो कैलकुलेटर निकाले और बोले कि नहीं भैया आपने 5000 रुपीज़ जमा करें तो आपको 5122.3 रुपीज़ दूंगा। ऐसे याद नहीं करता। उनकी एक लैंग्वेज होती है, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, वो सबके लिए एक जैसा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि आप अगर कितना भी रुपया जमा करो, हमारा कुछ स्लैब होते हैं कि हम इतना परसेंट आपको क्या करेंगे, पे करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए आप अगर बैंक में, किसी बैंक में गए, उसने बोल दिया आपको क्या, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि हर साल अगर आप जमा करोगे तो 10% पर एनम मिलेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की लैंग्वेज में बात करता है बैंक। कभी भी आप पैसे जमा करते हो, ऐसे नहीं बताता कि 5000 दोगे और आप वेट करते रहे लाइन में कि इसने तो बताया नहीं कि 5000 रुपीज़ जमा करने के बाद मुझे कितना वापस मिलेगा। आपको वहाँ को लिस्ट देखनी पड़ेगी, वहाँ पे एक स्लिप ऐसे लगा होगा, स्लिप लगी होगी, वहाँ पे लिखा रहेगा कि कितना परसेंट आपको पैसा वापस मिलेगा। तो आपको वहीं से पता चल जाएगा, कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको बताएगा नहीं, वो सिर्फ इस लैंग्वेज में बात करेगा। आपको 10% पर एनम मिलेगा, हर साल 10% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, टाइम। ये वो टर्म्स हैं जिनका हम फॉर्मूले में यूज करते हैं, इसलिए इन सबको मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। टाइम, मान लीजिए आप किसी बैंक में रुपये जमा कर रहे हैं तो टाइम ले लेते हैं हम 2 ईयर्स। ठीक है, हम पहले बात करें सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की, क्योंकि ये आपने 7th में भी पढ़ा है, तो थोड़ा इसे रिकॉल करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100, जहाँ पे पी क्या होता है, प्रिंसिपल मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस लैंग्वेज में बैंक बात करता है कि भैया आप रुपये जमा करो तो मैं आपको इतना परसेंट दूंगा। ये हमेशा फिक्स नहीं रहता, ये आगे पीछे घटता रहता है। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि आप 5000 ही हमेशा जमा नहीं करोगे, आप आगे पीछे जमा करते रहोगे। ये जस्ट एग्जाम्पल की डिजिट्स हैं। ठीक है ना, टाइम 2 ईयर्स ले रखा है। तो अगर आप
देखना चाहते हैं कि बैंक आपको कितना रुपये वापस देता है, तो देखते हैं। 5000 और आर की जगह कितना हो गया 10, और टाइम कितना है 2 ईयर्स, ठीक है। 20 से 20 कट गए। अब 500 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आ गया 1000। अब कहीं आपके माइंड में ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा कि बैंक में 5000 रुपीज़ जमा करने थे और सर ने बताया कि इस फॉर्मूले से निकालो तो बैंक कितने रुपए आपको वापस देगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये 1000 रुपीज़ दिख रहे हैं आपको, और आप बोलेंगे कि सर ये तो 5000 जमा कराने के थे, बैंक तो 1000 ही दे रहा है। तो ये बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट है। कहने का मतलब कि आप अगर 5000 जमा कर रहे हो तो उस पर आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, है ना। जैसे मान लो आपने 5000 जमा की, ये 5000 रुपीज़ आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, ये 5000 जमा किए, आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, ये एक्स्ट्रा मिला, ये वो चीज़ है। अगर आपको अब टोटल पता करना है कि मुझे कितना लास्ट में वापस मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, आपने क्या क्या किया था, प्रिंसिपल जमा किया था 5000 और उसमें क्या मिला आपको जितना इंटरेस्ट मिला। तो कितना जमा किया था आपने 5000 प्लस इसमें इंटरेस्ट कितना मिला 1000 रुपीज़, तो टोटल आपको बैंक कितना देगा 6000 रुपीज़। तो हो रहा है ना फ़ायदा, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो कभी भी आपको जब सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना होता है तो ये जो अमाउंट लास्ट में जो मनी निकलती है वो खाली इंटरेस्ट होता है कि मतलब बैंक आखिर देने कितने वाला है। जैसे आपने बैंक में ये जमा किया, ये पेन जमा किया, तो आपको बैंक दिखाएगा कि आपको ये वापस मिलेगा, है ना। लेकिन आपको अगर टोटल पता करना है कि वापस कितना मिला तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐसे प्लस कर दोगे ना, तो 2 मिल गए। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने 5000 जमा किया, बैंक ने शो किया कि आपको ये 1000 रुपीज़ वापस मिलेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप अगर टोटल पता करना हो तो मुझे वापस कितना मिलेगा लास्ट में मेरे हैंड में, तो 5000 प्लस 1000 6000। ये तो बात किसकी थी, सिंपल इंटरेस्ट की। आप बैंक में गए थे कितने रुपीज़ जमा कराने, 5000 रुपीज़ जमा कराने गए थे, और आपको बैंक ने कितने दिए थे 6000 रुपीज़ दिए थे 2 साल के लास्ट में 10% पर एनम के रेट से। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो बेटा बैंक हमेशा दो तरीके से आपको क्या करता है इंटरेस्ट पे करता है, एक तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला जो है मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ही रख के पहले सिखाता हूँ। फिर इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है ना, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी जो डीप नॉलेज है ना पहले वो ले लेते हैं कि कैसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट होता है। यहाँ पर भी बेटा आप बैंक में जाओगे और नॉर्मली बात करोगे, बोलोगे आपकी मेरे पास प्रिंसिपल है मनी रुपीज़ जो है वो 5000 रुपीज़ हैं और मैं 2 साल के लिए इसको रखना चाहता हूँ, रखनी चाहती हूँ, ठीक है 2 ईयर्स। और अब यहाँ पे बैंक वाले से आप पूछोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वहाँ पे वो कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। अब जैसे कि हमने पिछले में जो अभी करा था सिंपल इंटरेस्ट में, सिर्फ वहाँ पे 10% पर एनम लिख दिया जाता था ना, यहाँ पे इसमें फ़र्क होता है। यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट देता है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ये कंपाउंडेड ईयरली का मतलब होता है 10% जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है ना, कंपाउंडेड ईयरली का मतलब हर साल जोड़ लिया जाता है, हर साल जोड़ लिया जाता है, और हर साल जोड़ने के बाद आप जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसको इसमें जोड़ लिया जाता है, किसमें 5000 पे। और फिर क्या किया जाता है, जैसे आपका 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स में क्या करेगा, पहले साल पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले उसको काउंट करेगा, उसमें आपको कितना मिला उसको इसको प्लस कर देगा। फिर उसके बाद 1 साल और रह गया, उसके लिए आपको क्या करेगा, फिर से जो आपने प्लस करने के बाद आएगा उसको प्रिंसिपल मान लेगा और उस पर इंटरेस्ट काउंट होगा। नहीं आया समझ, आइए हम करते हैं फॉर्मूले से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करेंगे, इस पर क्या होता है लेकिन कंपाउंडेड ईयरली। यहाँ पे कहीं कहीं पे ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये सारी टर्म्स लिखी रहती हैं। अभी हम बात करें सिर्फ कंपाउंडेड ईयरली की, तो मैं इसी पे फोकस रखते हुए आपको इसी की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो ये कंपाउंडेड ईयरली का मतलब क्या हुआ, हर साल यहाँ पे इंटरेस्ट जोड़ लिया जाता है। ये 2 ईयर्स को डायरेक्टली 2 ईयर्स में नहीं प्लस किया, मतलब कैलकुलेट किया जाता। कैसे किया जाएगा, यहाँ पे टाइम लिमिट कैसे कर देगा वो 1+1 कर देगा। जैसे अगर 3 ईयर्स के लिए भी रखते तो पहले 1 ईयर का निकालेगा, फिर अगले साल 1 ईयर का, फिर अगले साल 1 ईयर का, ऐसे करके निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल पे आपका इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे डायरेक्टली जितने भी ईयर्स के लिए है आपका सीधे कैलकुलेट किया जाता है,
ठीक है ना। ये तो पहला डिफरेंस है। अब क्या चेंजेज आते हैं आइए देखते हैं। तो इसी फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, फिर हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो कैसे आएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R इंटू टी अपॉन 100। कितने रुपये जमा कराने गए थे आप, 5000। अब हम बात करें किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन कैसे होती है, हर साल होती है, हर साल। तो टाइम को एक एक साल में क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे ब्रेक कर लिया जाता है। और रेट तो 10 ही रहेगा, और ये टाइम क्या हो गया, पहले साल का पहले कैलकुलेट होगा, फिर होगा अगले साल का। तो 100 आ गया, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 500। तो एक साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 ईयर के बाद आपका अमाउंट कितना हो गया, आपको टोटल कितना मिलेगा। आप जमा कराने के थे कितना, प्रिंसिपल कितना था आपका 5000, इस पर कितना प्लस कर लोगे आप 500, तो आपको टोटल कितना मिलने वाला है 5500। ये आपकी मनी हो चुकी है। इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब आपका ये जो मनी है ना, जो आपने जमा किए 5000, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिला ये आपका प्रिंसिपल बन चुका है। इसको ऐड करने के बाद अब आपका प्रिंसिपल क्या बन चुका, 5500, क्योंकि एक साल और बचा है ना। यहाँ पे क्या होता है, इसको आप प्रिंसिपल मान लिया जाएगा, जो आपको इंटरेस्ट मिला उसको प्लस करने के बाद यही आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब आपका प्रिंसिपल कितना बन चुका है 5500। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। टाइम एक साल तो कैलकुलेट कर लिया ना, अब एक साल और रह गया, यहाँ पे ये आ गया। और फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P। अब आपका प्रिंसिपल ये बन गया, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100। ये तो कितना आ गया 550। अब टोटल मनी कितनी होगी आपकी, अमाउंट आपने, अब बैंक वाला तो ये समझ रहा है कि आपने अब इतना जमा किया था, ये हर साल काउंट कर लिया जाता है। तो कितना आ गया इतना। देखो इस तरह से अगर कैलकुलेशन की हर साल के लास्ट में अगर कैलकुलेशन जाती है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मिला है। देखो इसमें क्या हुआ था, 5000 जमा कराने थे सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो 6000 मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें हर साल, जैसे मान लीजिए आपने इस जनवरी में रुपये जमा कराए, तो नेक्स्ट जैन में आपका क्या होगा, पहले कैलकुलेट किया जाएगा एक साल में कितना मिला, उस एक साल में जितना भी मिला होगा उसको किस में प्लस कर दिया जाएगा, आपने जो रुपये जमा किए होंगे 5000 में प्लस कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि अगर आप 2 साल के लिए जमा करते हो तो 2 साल के लिए जमा करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, आपका मेन मनी हो जाएगी। और ये मेन मनी जो हो जाएगी इस पर आपका फिर से फॉर्मूला लगेगा एक साल जो बचा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे 3 ईयर्स का होता तो अगले साल के लिए फिर ये क्या हो जाती है, आपकी प्रिंसिपल हो जाता, ये प्रिंसिपल हो जाता, फिर टाइम 1 ईयर और रह जाता, फिर 10% के अकॉर्डिंग ऐसे करके होता है। इस पर साल, हर साल पे क्या कर लिया जाता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको प्लस कर लिया जाता है मेन मनी पे, और वही आपकी क्या बन जाती है, प्रिंसिपल बन जाती है अगले साल के लिए। तो इसमें थोड़ा फ़ायदा है। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें 5000 जमा करने पे 6000 मिल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर 5000 जमा करें शुरू में तो लास्ट में दूसरे साल के लास्ट में 6050 मिल रहे हैं। अब लेकिन बेटा देखो इस फॉर्मूले से थोड़ा ज़्यादा नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम इस फॉर्मूले से थोड़ा ना करेंगे, हम तो सीधे किसका बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, और लिख रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले से हो तो जाता है, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू, इसमें सीधे अमाउंट निकल के आता, कोई प्लस करने का चक्कर नहीं होता, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर t। इस फॉर्मूले में अगर हम सारी डिजिट्स को रख दें जो हमें गिवन था, तो आपका ये ऐसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपको पता चल जाएगा 2 साल के लास्ट में आपको कितना रुपीज़ मिलेगा। ये किसका फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला है, कितना रुपीज़ आपको मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधे अमाउंट से आता है, अमाउंट कितना रुपीज़ आपको मिलने वाला है। तो आप कितने रुपये जमा कराने गए थे 5000, इसमें तो डायरेक्टली आप रख सकते हैं सारी वैल्यूज, 5000 प्लस 1 प्लस यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, क्योंकि ये सीधे उसी का फॉर्मूला है तो यहाँ पे टाइम पीरियड हम सीधे 2 ईयर्स रख सकते हैं। देखिएगा सीधे आंसर हमारा क्या आएगा 6050 ही आएगा। तो यहाँ एक जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 2, अमाउंट इक्वल टू 5000। इसको आप ये समझ लीजिए मिक्सड फ्रैक्शन है, 10 1 जा 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10 2, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू, ये कितनी बारी है 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है ना। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, इसका एक्सपेंड करने पे यही आएगा। तो अब अमाउंट कितना हो गया, ये जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11।
तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121 और 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना मिलेगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। देखो इसमें सीधे पता चल गया कि आपने 2 साल पे अगर आप रुपीज़ जमा करोगे कंपाउंडेड ईयरली के अकॉर्डिंग तो आपको इतना रुपीज़ होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अब आप फ़र्क समझ गए होंगे कि वहाँ पे क्या किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है कि आपने पैसा जमा किया, ईयरली काउंट होगा, हर साल के लास्ट में पहले ही आपका पैसा चेक कर लिया जाएगा कितना रुपीज़ आपको मिलने वाला है, उसको फिर आपका प्रिंसिपल मान लिया जाता है दोबारा से, फिर उस पर आपका अगले साल के लिए काउंट किया जाता है। ये सारी प्रोसेस को में देर ना लगे इसके लिए आपका डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, ये सीधे अमाउंट का फार्मूला है, यहाँ पे सीधे पता चल जाएगा आपको 6050 आपको क्या मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक बात तो पता चल गई कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और उस पर इंटरेस्ट चाहते हैं तो हम डिमांड किसकी करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की। लेकिन अगर हम बैंक से उधार लेंगे, बोरो करेंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में हम आपको वापस करेंगे। अगर क्योंकि हम भी कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वापस करने लगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा ना, ज़्यादा देना पड़ता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जब हम बैंक में जमा करेंगे और बैंक से वापस लेंगे इंटरेस्ट, उसमें तो हम सोचेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन हम बैंक से कभी बोरो कर लें और बैंक को हमें देना पड़े ना, तो हम सोचेंगे कि काश ऐसा ही हो जाए। ऐसा ही होता है, वैसे ऐसा ही होता है, फिर भी आपको मैं जनरल में आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ में प्रॉफिट है, क्या चीज़ में लॉस है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा आपको क्या करता है, प्रॉफिट करवाता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको थोड़ा पैसा कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, फेविना बोरोज रुपीज 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आपको मैं सिखा रहा था कॉन्सेप्ट। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, इसने बोल रखा है कि फेविना जो है वो 12,500 रुपीज़ का क्या करती है, बोरो करती है बैंक से। तो ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है पर एनम और टाइम पीरियड दे रखा है 3 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट से लेते हैं, तो इसके लिए हम तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन राधा क्या करती है, राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि हर साल आपका ब्याज जोड़ा जाएगा, ये बोल रहा है। तो किसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड बाय हाउ मच। जैसे कि मैंने आपको वैसे भी बताया था, कंपाउंडेड एनुअली में आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है ना, कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। तो देखते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। हियर प्रिंसिपल फॉर फेविना कितना रुपीज़ है, 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको पी लिख देंगे हम शॉर्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से डिनोट करते हैं, ये कितना है 12% पर एनम, इसको शॉर्ट में पी ए भी लिख सकते हो आप। टाइम, इसको टी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे कितना है 3 इयर्स। ठीक है ना। अब ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट से लेती है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे इसका काउंट करेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो क्या कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, पेमेंट करने वाली है। तो क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। तो कितना प्रिंसिपल था उसका, 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% पर एनम, टाइम लिमिट थी 3 इयर्स की। तो कितना पे करने वाली है, आइए देखते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 5 जा 60, 12 12 जा 144, 144 प्लस 6 150, तो कितना आ जाएगा आपका 15 3 जा 45। अब आप ये मत सोचिएगा कि उसको 4500 ही पे करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हमें अमाउंट पे करना होता, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हो पेज मोर इंटरेस्ट, तो हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे। अगर हमें पूरा पता करना हो तो उसने कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट।
12,500 में इसको प्लस कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने सीधे यही बोला है हु पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच। इंटरेस्ट ही पूछा तो इंटरेस्ट हमारा निकाल लगा। इसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 4500। ये तो देना ही देना पड़ेगा, आप ये मत सोचना कि ये नहीं देना पड़ेगा, ये तो देना ही देना पड़ेगा। उस पर ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने क्या ले रखा है, बोरो कर रखा है ना, तो वापस तो कुछ एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। तो 12,500 में ये भी प्लस करके देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ये पूछा गया कि एक्स्ट्रा वाला कितना देना है, मतलब कि इंटरेस्ट कितना देना है उसको, तो 4500। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर राधा। अब राधा जी क्या कर रही हैं, प्रिंसिपल फॉर राधा। इसके लिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो इसके लिए भी सेम है, सब कुछ सेम है। बस ये जो डेफिनेशन है ना यहाँ पे जो बोला गया 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इसने क्या चेंज कर दिया, फॉर्मूला चेंज कर दिया यहाँ पे ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट क्या लिख रखा है यहाँ पे, 10% पर एनम, पूरा लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि आपको समझ में आ जाए, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था, खाली पर एनम लिखा था, इसलिए सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली का मतलब फिर से रिपीट करता हूँ, हर साल आपको ब्याज पर ब्याज देना होता है, या बैंक में जमा करो तो बैंक आपको हर साल पे ब्याज देगा। यही चीज़ यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब हर साल, है ना। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा लगेगा। और सीधे फॉर्मूला कौन सा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, पहले अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 T। ठीक है, टाइम तो दे ही रखा था आपको कितना, 3 ईयर्स। हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट कितना, 12,500, 1 + R कितना है, 10/100 ठीक है। अमाउंट इक्वल टू 12,500, देखिए ये कट गया, 1 + 1/10 12,500 मल्टीप्लाई बाय 11/10 आ जाए, क्योंकि 10 × 1 = 10, 10 + 1 11। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू कितना आ गया, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 11 कितनी बार है, 3 टाइम्स, और 10 भी 3 टाइम्स है, तभी होल पावर है दोनों की। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 zeros से 2 zeros कट जाएंगे, है ना। और अमाउंट इक्वल टू ये कट जाएगा, 2 5 जा, या 5 2 जा कर लेते हैं, 5 से ज़्यादा इजी रहेगा। 5 2 जा 10, और ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो कितना आ गया, ये 25 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन में 2। इस 2 से और कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12.5। तो 12.5, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए 11 का क्यूब तो होता है आपका कितना, 11 11 जो 121, 121 11 जो होता है आपका 1331, 1331 होता है इसका क्यूब। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 5 जा 65, 66, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 2 जा 26, और ये तो ऐसे आ जाएगा 5 7 13 6 6, और ये आ जाएगा 1। तो कितना आ रहा है, और डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1। तो कितना आ गया अमाउंट, 16637.5, ये अमाउंट आ गया। तो बेटा जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, इसके लिए पहले आपका अमाउंट निकालना पड़ता है। अब आप इसमें ना सीधे पता चल जाता है कि आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, ये तो आपको टोटल अमाउंट पे करना है। लेकिन अगर मैं पता करता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट उसको क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा, तो इसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बात करनी है किसने कितना इंटरेस्ट पे किया, ये चेक करना है। यहाँ तो सीधे पता चलेगा कि हाँ भाई इसने 12,500 लिए थे, और उसको पे कितना करना पड़ेगा, 16,637.5 इतना पे करना पड़ेगा टोटल।
लेकिन अगर हमें चेक करना हो कि आखिर कितना इंटरेस्ट पे किया उसने आखिर, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ए माइनस पी करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें पहले से ही अमाउंट पता चल जाता है, लेकिन इसमें क्या पता चलता है, सीधे इंटरेस्ट पता चलता है। यहाँ सीधे अमाउंट पता चल जाता है इस फॉर्मूले से। तो इसलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, ए माइनस पी कर लेते हैं चेक करने के लिए कि वो इंटरेस्ट था कितना आखिर जो इसको पे करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, 6637.5 माइनस ये 12,500, तो कितना आ जाएगा, 5731। कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, 4137.5। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें तो इसको कितना पे करना पड़ा है, 4137। और अगर सिंपल इंटरेस्ट से बात करें तो इसको कितना पे करना पड़ रहा है, 4500। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें मैं आपको बता रहा था कि बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे कम कैसे आ गया। तो बेटा देखो ना, यहाँ पे जो फेविना थी उसको 12% पे था, 12% पर एनम, उसने 12% पर एनम पे लिया था। इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कम था ना यहाँ पे, 10%। तो वो तो मैंने जो आपको बताया था वो किस पे बताया था, अगर दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये भी 12 होता ना तो इस पे ज़्यादा पे करना पड़ता। इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने ज़्यादा पे किया है ना 12%, इसने कम दिया है, इसने 10% पे लिया है। इसने 12% पे भी लिया है, इसने बोरो किया है 12% पे, इसने बोरो किया है कितने, 10% पे, इसलिए इसका कम आया है इसके अकॉर्डिंग, 4137.5। आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसको भी 12% से तो मैंने कर दिया, इसको भी 12% से जब आप करोगे ना तो इसका बहुत ज़्यादा आएगा, इससे तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो अगर सेम परसेंटेज होता है ना उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। ये मन में डाउट मत लेना कि हमेशा ये 12% ले लो, ऐसे तो आप इसको ले लोगे 100% और इसको ले लोगे 3%, फिर बोलने लग जाओ कि सर ये बराबर क्यों नहीं आ रहे। तो परसेंटेज दोनों का सेम होना चाहिए, तब आप बता सकते हो कि ये ज़्यादा आता है। अगर पहले से ही ये बहुत ज़्यादा है तो फिर इससे ज़्यादा तो आएगा ही वो, है ना। तो हमने यहाँ पे ये नोट कर लिया कि भाई फेविना को कितना रुपीज़ पे करना है, 4500। और जो यहाँ पे राधा है, राधा को कितना पे करना है, 4137.5। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने अभी क्या देखा है, सिर्फ ये देखा है कि इसने इतना पे किया, इसने यहाँ पे इतना पे किया इंटरेस्ट। तो हम लिख सकते हैं हेयर we can observe that Favina pays more interest, क्योंकि इसका 4500 है, इसका 4137.5 है। अब बाय हाउ मच भी पूछा है तो ये भी पकड़ लेते हैं, बाय कितना, इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, 4500 माइनस 4137.5 कितना आ जाएगा, इसको 0.0 कर लीजिए, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, और ये आ जाएगा आपका 3। तो कितना किया उसने, 362.5 रुपीज़ ज़्यादा पे की। क्वेश्चन नंबर 4, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? इसका कहने का मतलब ये है, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed, मैंने 12,000 रुपीज़ जमशेद से लिए at 6% पर annum। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने का वादा किया वो कितना किया, 6% पर एनम का किया, और सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया 2 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। वो बोला अगर मैंने ऐसा किया होता 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया होता, पर एनम यहाँ पे पहले लिख दिया, ठीक है ना, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर ऐसा किया होता तो मुझे कितना पे करना पड़ता। तो देखते हैं, जिस बच्चे का डाउट रह गया होगा क्वेश्चन 3 में, यहाँ पे उसका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट में भी 6% पर एनम है, और यहाँ पे भी 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ
रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम रहता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज़्यादा आता है। तो देख के करते भी हैं, इसको समझते भी हैं। गिवन है प्रिंसिपल कितना है, रुपीज़ 12,000 है, ठीक है। रेट कितना है, 6% पर एनम है, ठीक ना। और टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि पहले बोल रखा है कि इफ़ आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। इफ़ सम इज बोरोड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तब क्या फॉर्मूला लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा, 6 2 = 12। तो सिंपल इंटरेस्ट 1440, क्योंकि 12 जहाँ 144 होता है उसके आगे एक जीरो लग जाएगा। इतना रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे बोलता है, तो अमाउंट ही पूछ रहा है लास्ट में, तो सीधे अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट तो कितना पे करना पड़ेगा उसको टोटल। पिछले वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे खाली इंटरेस्ट पूछा गया था, यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो हम अमाउंट कैलकुलेट करते दोनों का, ठीक है। अमाउंट तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया होता तो 12,000 1440, ठीक है ना। 0 4 4 कितना जाता, 2 + 1 3 13,440 इतना पे करना पड़ता, ठीक है। अब बात करते हो किसकी, अगर had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, if sum is compound interest, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता, क्योंकि ये चीज़ें तो सेम है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, सेम है, बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट चेंज होने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा, 6% पर एनम कंपाउंडेड, पर एनम लिख रखा है यहाँ पे, कंपाउंडेड ईयरली है, पूरा स्टेटमेंट लिख नहीं रखा है यहाँ पे इसने, कंपाउंडेड ईयरली ही है यहाँ पे कंपाउंडेड, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है पर एनम कंपाउंड। टाइम है 3 ईयर्स नहीं 2 ईयर्स है, क्योंकि यहाँ भी 2 था, सेम है सब चीज़ें, बस यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली है। तो कंपाउंडेड ईयरली का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज जब देना पड़ता है ना, तो हर साल के लास्ट में काउंट हो जाता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या पड़ा था, सीधे अमाउंट निकल जाता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + r/100⁻t, ठीक है। तो अमाउंट निकालना हमें, कितने रुपीज़ लिए, 12,000, 1 प्लस रेट आपका 6/100, टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। तो अमाउंट इक्वल टू 12,000। अच्छा ये सॉल्व हो सकता है ना, 2 3 जा और 2 50 जा, है ना, ऐसा सॉल्व हो सकता है। 3/50 ये आपको आना चाहिए 8th क्लास में, 3 हो गया यहाँ पे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,000। अब यहाँ पे 51 जा 50, 50 + 1 50 + 3 53/50। मैं इसको क्लियरली यहाँ पे, कई बार बच्चे यहाँ पे डाउट कर रहे होंगे कि ये कैसे आ रहा है। देखिए बेटा, आप इसको दूसरे वे में ऐसे समझ सकते हैं, ये 1/1 लगा लिया, इनका एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा 50। तो 51 जा 50 + 3 1 जा 3, तो 53/50 ऐसे आता है। या आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे सीख लीजिए, 51 जा 50, 50 + 3 53, ये ऐसे समझ लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ लो आप इसको, 51 जा 50 + 3 53, बहुत सिंपल है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 53/50, 53/50। तो इससे आगे भी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि एक पेज पे तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 जीरो से अब 2 जीरो कट जाएंगे, ये आपकी लास्ट लाइन थी, मैंने दोबारा कॉपी कर रखी है। 120 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा आपका 53,
और ये आएगा 53/5 यहाँ से 5 यहाँ से। देखिए 5 से फिर से कर सकता है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, है ना। और 5 से कट जाएगा दोबारा से, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो ये कट जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 53। ठीक है, पहले 5 से 120 कटा 24 पे, फिर दूसरे 5 से कटा 5 4 जा 20, फिर 4 रह गया था ना, तो पॉइंट आ गया 5 8 जा 40। आप प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं। 53 मल्टीप्लाई बाय 53 का स्क्वायर निकालना है, तो 53 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 3 3 5 5 जा 25, 15 2 जा 30, 2809। तो अमाउंट आ गया आपका 4.8 मल्टीप्लाई बाय 2809, तो 2809 मल्टीप्लाई बाय 4.8, तो 4.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 8 9 जा 72, 22 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, तो 2 3 2 2 4 3, और ये तो इसको कितना पे करना पड़ेगा, एक प्लेस के पास डेसिमल भी लगेगा, तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 13,483.2, इतना पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हमने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या था, कितना पे करना पड़ा, 13,440, और यहाँ पे कितना करना पड़ा, 13,483.2, तो इसमें ज़्यादा है ना, देखो 13,440, 13,483.2, तो सेम परसेंटेज होता है, सेम टाइम पीरियड होता है, लेकिन सेम परसेंटेज पर कंपाउंडेड ईयरली होता है, तो इसमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो उस क्वेश्चन में डाउट मत करिएगा आप, उसमें दोनों चीज़ें क्या दी थी, डिफरेंट दी थी, इसलिए उसमें सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा पे करना पड़ा था। किस वजह से, परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से। अगर सेम रहता ना तो इसको ज़्यादा करना पड़ता कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो एक्स्ट्रा अमाउंट would I have to pay इक्वल टू, तो देखो इसमें कितना देना पड़ा, 13,483.2 माइनस, किसको कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 43.2 आ जाएगा। तो अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता तो 43.2 रुपीज़ उसको ज़्यादा देने होते। एक बात बेटा अच्छे से समझ लेते हैं लास्ट में, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट में आपका सीधे पहले क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकल जाता है, और अमाउंट आपको बाद में निकालना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, फिर माइनस करना पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे यही मामला थोड़ा गड़बड़ है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आप खुद सोचिए ना, 12,000 रुपीज़ अगर मान लो कोई बोरो कर रहा है, तो उसे लास्ट में इतने रुपीज़ तो देना नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उसको जो उसने लिया हुआ है उसको प्लस करके देना है, तो अमाउंट इसमें प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कोई 12,000 ले रहा है, तो उसमें डायरेक्टली उसको पता चल जाएगा कि कितना रुपीज़ उसको वापस करना है, 13,483.2। यहाँ पे अगर आपको पता करना होता कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो इसमें से आप इसको माइनस कर लेते, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना, तो डाउट मत करिएगा इसमें, क्लियरली इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, Myra invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5 rupees per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year, the interest for third year. ठीक है, दो चीज़ पूछी हुई है। एक तो ये बोला गया है कि मायरा अगर एक बिजनेस में 8,000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करती है, और उसे वादा किया जाता है कि उसे 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 2 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपये जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले तो इसकी समझ आपको बढ़ानी है।
देखिए बेटा, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ना है आपको। ये स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब कंपाउंडेड खुद ही लिख दिया इसने। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, क्योंकि इसमें सीधे पता चल जाता है कितना अमाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि 8,000 जमा करने के बाद 5% के हिसाब से 2 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपये जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन प्रिंसिपल, कितना रुपीज़ है उसके पास, 8,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% पर एनम, ये लिखना बहुत जरूरी, कंपाउंडेड। इसका मतलब ये है कि हर साल, कंपाउंडेड एनुअली जोड़ा जाता है, हर साल पे चेक किया जाता है। तो पहला पार्ट क्या है, जब टाइम कितना चाहता जाता है, 2 ईयर्स के बाद कितने उसके अकाउंट में आएंगे, 2 ईयर्स। तो क्या फॉर्मूला है, इसमें सीधे अमाउंट निकल जाता है, तो इसमें भी बेनिफिट रहता है आपका, सीधे पता चल जाएगा कितना अमाउंट उसके अकाउंट में आएगा। तो सीधे फॉर्मूला लिख लेते पहले, 1 + r/100 रेज़ टू द पावर t। तो अमाउंट इक्वल टू 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम है 2 ईयर्स, तो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 8,000, ये आ जाएगा 5 × 5, 5 20 जा, 1 + 1/20 रेज़ टू द पावर 2, ये 21 जा 20 + 1 21/20 रेज़ टू द पावर 2। जिसको समझ नहीं आया वो ऐसा कर सकता है, 1 इनका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 लगा लीजिए, तो 20 आ जाएगा ना, एलसीएम 20 और 1 का। तो 21 जा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, 21/20 आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई बाई, ये इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 2 बार है तो सीधे 2 बार आ जाएगा, 2 0 से 2 जीरोज कट जाएंगे, है ना, 2 से 40, 2 से फिर कट गया 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21, तो कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 441। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो देखो बेटा, उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 8,000। 2 साल के बाद उसको अगर 5% पर एनम के कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से अगर उसे पेमेंट मिलती है, तो उसको कितना रुपीज़ मिल जाएगा लास्ट में उसके अकाउंट में 2 साल के बाद, 8,820। अगर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि उसे कितना रुपीज़ फिर मिला एक्स्ट्रा, तो 8,000 इसमें से माइनस कर दो, उसको 820 आ जाएगा। ये अभी नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है उसके अकाउंट में कितने आएंगे। तो अकाउंट में तो पूरा पैसा आएगा ना, ये थोड़ा ना आएगा 820 खाली। तो इसमें सीधे पता चल जाता है कितना रुपीज़ उसके अकाउंट में आए। लेकिन अगर आपके माइंड में ये डाउट भी रहता है कभी कि कितना रुपीज़ मिला आखिर, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A - B। तो ये मिल जाता है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, पता चल गया कि 820 मिले। वैसे भी आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे 8,000 ये 8,820 है, तो उसके अकाउंट में एक्स्ट्रा कितना आया, 8,000 में 820 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया। तो ये पता चलता है किसे, CI इक्वल टू A - B। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट उसको मिला है, 820 का मिला है, वो सब प्लस करके सीधे अमाउंट निकल जाता है इस फॉर्मूले से, वो इसके अकाउंट में आ गया। चलो ये तो बात थी किसका, 2 ईयर्स के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपीज़ आएंगे। ठीक है, अब ये बोला है द इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, ये कैसे निकालें। अब इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर के लिए ऐसा कर लेते हैं, देखो 3 ईयर्स पे कैलकुलेट कर देते हैं। जो 3 ईयर्स के बाद कैलकुलेट करने क्या आएगा, उससे 2 ईयर्स वाले को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा 3rd ईयर के लिए कितना हो रखा होगा, है ना। तो क्या कर लेते हैं, इफ़ t इक्वल टू 3, तब क्या हो जाएगा ये, a इक्वल टू, तो सीधे आप रख देता हूँ फॉर्मूले में, कितना आ जाएगा, 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5 ही रहेगा, और 3 ईयर्स पे काउंट कर लेते हैं, उसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट कितना मिला 3rd ईयर के लिए। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, यह आपका 20, 1 + 1/20 रेज़ टू द पावर 3, तो कितना आ जाएगा ये, अमाउंट इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई बाई 21/20 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा आपका 8,000, 21/20, 21/20 और 21/20,
20, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, पूरा कट गया, तो अमाउंट कितना आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। तो कितना आ गया 21 21 जा 441 मल्टीप्लाई बाय 21। आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। 441 मल्टीप्लाई बाय 21, तो कितना आ गया 441, 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा 169261। तो अमाउंट कितना आ गया 9261। अब देखो बेटा ये कितना कितने कितने ईयर्स के बाद आया, 3rd ईयर के बाद ये उसको अमाउंट मिलता, लेकिन सिर्फ ये पूछा है कि 3rd ईयर में उसको इंटरेस्ट कितना मिला। तो 3rd ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला होगा, पिछले वाले को माइनस करना है। मैंने आपको जैसे कि बताया था इसमें इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे काउंट होता है। तो आपको 2 ईयर्स का पता है और 3 ईयर्स का टोटल पता है। ये 2 ईयर्स का है ना, शुरुआत से 2 ईयर्स का कितना था, ये इतना मिलता, और शुरुआत से 3 ईयर्स का इतना मिलता। अब इसने सिर्फ पूछा है था इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, सिर्फ 3rd ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट मिला। तो 2nd ईयर में इतना मिला है, 3rd ईयर में इतना मिला है, तो इसमें से इसको माइनस करो, 3rd ईयर का पता चल जाएगा। क्योंकि ये कितने तक मिला, 2nd ईयर तक मिला नहीं वाला, तो 2nd ईयर तक, और ये पूरे 3 ईयर्स का मिला। तो पूरे 3 में से अगर 2nd को माइनस कर देंगे तो 3 का तो बच गया ना, तो 3rd का कितना बच गया। सो इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, तो क्या माइनस कर देंगे, जो पूरा 3rd तक का कैलकुलेट करके आया उसमें से 2nd ईयर तक के वो उसको माइनस कर देंगे। 8820, तो कितना आ जाएगा 1 6 माइनस 2 4, और ये फिर से 4। तो देखो ये वैसे भी आपको पता चला होगा अमाउंट 2nd ईयर तक 8820 आया है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए 441 और ज़्यादा करना पड़ा। तो उसको जो 3rd ईयर तक था, सो सिर्फ 3rd ईयर में था द इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, तो 3rd ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 441 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला होगा। थैंक यू स्टूडेंट।